हाय दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नीतीश बांजी प्यार। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 का बायोलॉजी, कक्षा 10 का जीव विज्ञान का जीव विज्ञान चैप्टर 1 जिसका नाम है जैव प्रक्रम का दीर्घोत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो कि आपका यह वीडियो भारतीय भवन क्लास 10 का है, ठीक है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। पोषण किसे कहते हैं? जीवों में होने वाली पोषण यानी विभिन्न पोषण विधियों का उल्लेख करें। तो पोषण किसे कहते हैं उसको लिखना है और उसमें जीवों में विभिन्न पोषण किस प्रकार का होता है उसी के बारे में बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। सबसे पहला पोषण वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका प्रयोग करते हैं उसे पोषण कहते हैं। यहाँ से आंसर निकल के आएगा कि पोषण किसे कहते हैं। और बाकी के यहाँ पर है जीवों में होने वाली विभिन्न पोषक विधियों का उल्लेख करें। तो चलिए इसका भी देखते हैं। तो यहाँ से लिखिएगा कि जीवों में होने वाली विभिन्न पोषण विधियाँ निम्नलिखित है। उसके बाद आपका होगा सबसे पहला होता है स्वपोषण। पहला क्या होता है? स्वपोषण। स्वपोषण क्या होता है दोस्त? वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता हो तो उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधा ये अपना भोजन जो है स्वयं बनाता है क्लोरोफिल और सभी कच्ची सामग्री के आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। अब चलिए पोषण का दूसरा रूप परपोषण। वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं ना बनाकर किसी दूसरे जीव से प्राप्त करता है तो उसे परपोषण कहते हैं। मतलब वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन नहीं बनाता है और दूसरे से प्राप्त करता है वह भोजन तो उसको परपोषण कहते हैं। जैसे कि मनुष्य और जानवर इत्यादि, ठीक है। तो ये आपका परपोषण। और अगला है परपोषण के भी प्रकार है दोस्तों। परपोषण के भी प्रकार है यानी जो अपने से भोजन नहीं बनाता है और दूसरे से प्राप्त करता है तो उसका भी प्रकार है। तो पहला होगा मृतजीवी पोषण। क्या होगा? मृतजीवी पोषण। तो वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन मृत जीवों और जंतुओं के शरीर से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करता है तो उसे कहते हैं मृतजीवी पोषण। जैसे में अनेक कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये इस प्रकार का यह एक जो है मृतजीवी पोषण का ये सब उदाहरण है। चलिए इसके बाद अब अगला पढ़ते हैं। परपोषण के दूसरा प्रकार है परजीवी पोषण। क्या? परजीवी पोषण। तो वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीव के संपर्क में, वह पोषण जिसमें जीव जो है अपना भोजन किसी दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे भोजन ग्रहण करता है तो उसे हम कहते हैं परजीवी पोषण। पहला उदाहरण में आपका जू होगा, फीता कृमि और इत्यादि। अमरबेल भी हो सकता है, अमरबेल जो कि एक पौधा है, ठीक है। परजीवी पोषण के उदाहरण है अमरबेल। और चलिए अब परपोषण का लास्ट प्रकार है प्राणी संपोषण। वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं तो उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य, मेंढक, अमीबा, इसमें जो है प्राणी संपोषण पाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहीं पर आपका कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रकाश संश्लेषण को संक्षेप में समझाएं। तो चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। अपने भाषा में हम आंसर लिखे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। पौधा जिस क्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं उस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह पहला पॉइंट। और यह क्रिया सभी हरे पेड़ पौधों में होती है जिसमें कि क्लोरोफिल पाया जाता है। जब सूर्य का प्रकाश हरी पत्तियों में पड़ता है तब क्लोरोफिल विकिरण ऊर्जा का अवशोषण करता है तथा इस ऊर्जा द्वारा हरी पत्तियों में उपस्थित जल 2 भागों में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन बट जाता है। ऑक्सीजन स्टोमाटा द्वारा वायुमंडल में चला जाता है तथा हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर ग्लूकोज बनाता है। तो ये आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 था।
ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, तो इसमें से आपका 100 से ऊपर वर्ड में देना होता है आंसर, 100 से 150 वर्ड में, तो इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले जो है क्वेश्चन अगला देखते हैं। तो चलिए दोस्त, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की और बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है, देखिए सबसे पहले कि एक प्रयोग द्वारा दर्शाएं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, यानी एक प्रयोग करना है, उसके बाद बताना है, उसको दर्शाना है कि आप जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जो है आवश्यक है। तो सबसे पहले उसका चित्र बना लेते हैं, जैसे कि यह मान लीजिए कोलियस का पत्ता है, ठीक है, और यह वाटर बाथ है, और यह अल्कोहल में उबाला जा रहा है इसको, ठीक है, और ये पानी में उबाला जा रहा है। और आगे इसका देखिए चित्र, तो पेट्रोडिस में आयोडीन का घोल जो है, पत्ता में आयोडीन का घोल दिया जा रहा है। उसके बाद अगला चित्र है इसका कि पत्ती का हरा भाग गाढ़े रंग नीले में परिवर्तित होता है, ठीक है। चलिए प्रयोग के बारे में देखते हैं, प्रयोग में क्या दिया हुआ है कि प्रयोग देखिए, यह एक कोलोसिस का पत्ता को तोड़ें, ठीक है, एक कोलोसिस का पत्ता को तोड़ लें, उसकी हरी और सफ़ेद भाग को रेखांकित करें, यानी उसमें जो हरा भाग है उसका चिन्ह लगाएं, और उसमें जो है हरी भाग और सफ़ेद भाग भी जो है उसका भी चिन्ह करें वहाँ पर। और इसके बाद आगे है कि इस पत्ती को बीकर में रखें, यानी जो बीकर था उसमें रखना है, और पानी में डालकर कुछ देर उबालें, ठीक है, और उबालने के पश्चात उसे गर्म अल्कोहल में डाल दें, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं आप लोग, चित्र में देखे हैं, यहाँ से देखिए ये पत्ता को वाटर बाथ में उबालकर अल्कोहल में उबाला जा रहा है, ठीक है। और अगला प्रयोग इसका देखिए, अब इस अल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ में रखकर उबालें, ये अल्कोहल वाला बीकर था उसको वाटर बाथ में यानी पानी में रखकर उबालें। थोड़ी देर बाद में आप देखेंगे कि स्पिरिट हरे रंग का होता जा रहा है, क्योंकि पत्ती में मौजूद क्लोरोफिल पत्ती से निकलकर धीरे धीरे अल्कोहल में घुल जाता है। और आगे देखिए, जब पत्ती रंगहीन, यहाँ से देखिए, जब पत्ती रंगहीन अर्थात हल्के पीले रंग या सफ़ेद हो जाए तो बीकर को ठंडा करने के लिए छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद ठंडा होने के बाद, यहाँ पर देखिए, ठंडा होने के बाद पत्ती को पानी में अच्छी तरह धो डालें। इसके बाद इस पत्ती को पेट्रोडिस में रखकर ऊपर उसके आयोडीन की बूंदें डालें। आप पाएंगे कि पत्ती का हरा भाग गाढ़ा नीला भाग हो जाता है, परंतु पत्ती का सफ़ेद भाग नीला नहीं होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सफ़ेद भाग पर आयोडीन का कोई असर नहीं हुआ, सफ़ेद वाला जो भाग है उसमें आयोडीन का असर नहीं हुआ, और हरी चित्ती वाले भाग पर क्लोरोप्लास्ट मौजूद था, इसीलिए उस हिस्से में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई और उसमें मंड का निर्माण हुआ। इससे यह साबित होता है कि, यहाँ से देखिए, इससे यह साबित होता है कि क्लोरोफिल के बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं है, यानी कि क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है बहुत आवश्यक है क्लोरोफिल, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आपका देखिए, तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 में आ गए हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है, इसे साबित करने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। इसमें दर्शाना नहीं है, यानी चित्र नहीं बनाना है, सिर्फ बताना है, यानी प्रयोग का वर्णन करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले, एक लंबी पित्ती वाले पौधों को जो गमले में लगा हो 2 दिन तक अंधेरे में रख दे, इससे इस पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी और पित्ती में स्टार्च नहीं बनेगा। अब एक चौड़े मुंह के बोतल में थोड़ा सा कास्टिक पोटास का सांद्र घोल लें, ठीक है। बोतल के कॉर्क को बीचों बीच काट कर 2 टुकड़ों में बांट दे और टुकड़ों के बीच पत्ती को इस प्रकार दबाकर डालें कि पत्ती के आधा भाग बोतल के अंदर और आधा भाग जो है बोतल के बाहर होगा, ठीक है। उसके बाद है कि इस उपकरण को कुछ घंटों के लिए सूर्य की रोशनी में छोड़ दें। करीबन 4 घंटों के बाद पत्ती को बोतल से बाहर निकालकर तोड़ लें एवं स्टार्च की मौजूदगी में जांच करें। तो जांच क्या करना है, तो इसके लिए देखिए
इसके लिए पत्ती को अल्कोहल में थोड़ी देर तक उबाल लें। जब पत्ती रंगहीन हो जाए तब इसे पानी में धोकर आयोडीन के घोल में डुबा दें। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। अब अगला इसका है, देखिए यहाँ पर। उसी के बाद अब आप पाएंगे कि पत्ती का वह भाग जो बोतल के अंदर था, जो बोतल के बाहर था, ठीक है, गाढ़े नीले रंग का हो जाता है तथा जो बोतल के अंदर था वह हल्के पीले रंग का हो जाता है। इसका कारण यह है कि आयोडीन स्टार्च को नीला कर देता है। ठीक है, पत्ती का वह भाग जो बोतल के अंदर था नीला नहीं होगा, क्योंकि वह जो है बोतल में नीला नहीं करता, क्योंकि आयोडीन का घोल वहाँ काम नहीं करता है। देखिए, नीला नहीं होगा क्योंकि पोटास का घोल CO2 को सोख लेता है, जिससे पत्ती का भीतरी भाग में स्टार्च नहीं बन पाता है। इस प्रयोग से यह साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है CO2 आवश्यक है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का यहीं पर हो जाएगा और आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि अमीबा का भोजन क्या है। अमीबा का जो भोजन है वह क्या क्या है और अमीबा में भोजन का पोषण का वर्णन करें। चलिए देखते हैं। अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डाइटम, अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि है। ये सब अमीबा का भोजन है, भोजन। ठीक है, और अमीबा में पोषण का वर्णन करना है। तो चलिए देखते हैं अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है। तो चलिए देखते हैं अमीबा में पोषण। तो अमीबा में पोषण देखते हैं दोस्तों। तो अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है। अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए मुख जैसा कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, बल्कि यह शरीर की सतह के किसी भी स्थान से हो सकता है। भोजन जब अमीबा के बिल्कुल समीप होता है तब अमीबा भोजन के चारों ओर, तब अमीबा क्या करता है कि भोजन के चारों ओर कुटपादों का निर्माण करता है। कुटपाद तेजी से बढ़ते हैं और भोजन को पूरी तरह घेर लेते हैं। ठीक है, धीरे धीरे कुटपादों के सिरे तथा फिर पार्श्व आपस में जुड़ जाते हैं, यानी उसका जो मुंह होता है जुड़ जाता है। इस तरह एक भोजन रसधानी का निर्माण होता है, जिससे भोजन के साथ जल भी होता है। जो भोजन के साथ क्या होता है, जल भी होता है। भोजन का पाचन भोजन रसधानी में ही एंजाइम के द्वारा होता है। पचा हुआ भोजन कोशिका द्रव से समूचे शरीर में वितरित हो जाते हैं। अमीबा में अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, बल्कि यह भोजन जो है शरीर के किसी भी भाग से जो है निकल सकता है, यानी कोई भी स्थान नहीं होता है, यानी किसी भी छिद्र के द्वारा अमीबा में भोजन निकल सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 5 था दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आगे की वीडियो पार्ट 2 वीडियो में, क्योंकि यह वीडियो बहुत लॉन्ग होते जा रहा है। तो पार्ट 2 वीडियो का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।